नमस्कार। यह कार्यक्रम अपना यूट्यूब चैनल पर मेरा है। मेरा नहीं, अपना है, आपका है। श्रोताओं, मेरे मित्रों, इस चैनल का नाम अब बदल दिया हूं मैं। बजाय बातें ज्ञान की, इस चैनल का नाम रहेगा मेहता टॉक। अंग्रेजी में लिखना है मेहता टॉक। तो ये चैनल का नाम। तो इस चैनल में बातों ही बातों में आज मैं एक साहित्य सिनेमा की बात करता हूं। साहित्य, सिनेमा और समाज में क्या एक दूसरे पर प्रभाव डालता है, क्या असर है। बहुत दिनों से यह बात चलती रही कि सिनेमा साहित्य की गणना में नहीं आता रहा। लोगों ने खारिज कर दिया कि सिनेमा साहित्य नहीं है, साहित्य का समाज का दर्शन नहीं होता इसमें। साहित्य समाज का दर्पण है, तो सिनेमा वैसा साहित्य नहीं है जो समाज का दर्पण हो, नहीं माना जाता रहा। कलात्मक फिल्में भी आई और स्वर्णांतर फिल्में भी, लेकिन खारिज कर देने के बावजूद भी समाज ने इसको स्वीकार कर लिया कि सिनेमा साहित्य है, सिनेमा समाज का प्रतिबिंब है और समाज सिनेमा से प्रभावित है। और बिल्कुल है, हुआ। तब से लोगों ने जिद छोड़ दी और यह मान लिया कि सिनेमा और साहित्य और समाज में न्यायोश्रय संबंध है। पिछले दिनों फणीश्वरनाथ रेणु, आंचलिक भाषा के महान उपन्यासकार, हिंदी भाषा के यदि मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े कथा सम्राट थे, तो फणीश्वरनाथ रेणु की भूमिका और उनकी ऊंचाई किसी मायने में कम नहीं थी। पिछले सप्ताह उनका जन्मदिन मनाया गया जगहों जगहों पर। आज मैं जिक्र करूंगा फणीश्वरनाथ रेणु ने तो वैसे आंचलिक भाषा में कई उपन्यास लिखे हैं। मैला आंचल प्रतिकथा, कहानियां, ठेस इत्यादि बहुत ही मर्म स्पर्शी, और उनमें शब्दों का ऐसा ऐसा चयन कि कमाल, जादू लगता था। तो उन्हीं कड़ी में इनकी एक उपन्यास आई थी छठे दशक में, पिछली सदी के। मारे गए गुलफाम नाम की यह पुस्तक बहुत ही शानदार थी। जिसने भी पढ़ा, आनंद ही आनंद, और इतनी शिक्षाप्रद। उसमें एक महुआ घटवारन की ये जिक्र आया है, उसका उल्लेख आया है, उसके प्रेम का उल्लेख आया है कि उस घाट को आज भी महुआ घटवारन कहते हैं। 1960 के आसपास में आज भी वहां फारबिसगंज के इर्द गिर्द वैसा परमार नदी कोई है वहां पर। तो उस कथा में यह बहुत अच्छे से जिक्र हुआ है। इस उपन्यास को फिल्म इंडस्ट्रीज के गीतकार शैलेंद्र ने मुझे पढ़ा। और वैसे गीतकार शैलेंद्र मूलतः बिहार के आरा जिला के ही रहने वाले थे। और जब उनके पढ़ने के बाद वे बहुत ही उस उपन्यास से प्रभावित हुए। और उन दिनों राज कपूर, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन और मुकेश, ये सब अपने बिल्कुल खास मित्र हुआ करते थे। परंतु पता नहीं शैलेंद्र के मस्तिष्क में यह क्यों कैसे आ गया कि इसे उपन्यास पर फिल्म बनानी ही बनानी है। और उपन्यास पर फिल्म बनाने के लिए वो कहानी हर किसी को सुनाया करते थे। यूं समझिए कि उस कहानी को अपनी जेब में लिए घूमते थे कि कोई मिल जाए। इतना उनके ऊपर इस साहित्य ने प्रभाव छोड़ा था। वासु चटर्जी से बात की। वासु चटर्जी ने कहानी को देखा, बोला हाँ मैं इसका निर्देशन करूंगा, बहुत अच्छा है। और इस फिल्म को बनाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, फाइनेंसर भी तो चाहिए। ऐसा इसके लिए ये लोग अपना काम करने लगे। सबसे पहले इसके हीरो के लिए, नायक के लिए चुना गया था महमूद, क्योंकि एक गवई अंदाज का, एक सीधा साधा भोला भाला मारे गए गुलफाम के नायक जो हीरामन है बैलगाड़ी वाला, उसकी भूमिका में चाहिए। तो वो बहुत ही मुफीद बैठता था। महमूद, हास्य अभिनेता महमूद जी बहुत मुफीद बैठते थे। हीरो के लिए महमूद बिल्कुल पक्के हो गए थे। हीरोइन के लिए सोचा गया मीना कुमारी को। मीना कुमारी से बात की गई। मीना कुमारी तो स्वीकृति दी, परंतु उनके पति
जिनके साथ उन दिनों कुछ नया नया कमाल अमरोही के साथ नया नया कुछ समझौता हुआ था झगड़ों के बाद, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि आउटडोर की शूटिंग में बाहर और बहुत दिनों के लिए जाए, इसलिए मीना कुमारी कैंसिल। तब ऐसा किसको लिया जाए कि वो एक थिएटर कंपनी की नाचने वाली लड़की के लिए जो गांव में जाके रहती हो, बहुत भोली भाली हो, दिखती हो। तब फिर दूसरा नाम आया नूतन के लिए, लेकिन नूतन के पास डेट की कमी थी। तब निराश होकर के शैलेंद्र मिले वहीदा रहमान से, लेकिन जब वहीदा रहमान से बात हुई और वहीदा रहमान इस फिल्म में ली गई, इस फिल्म के लिए अपनी मंजूरी दी, तो वास्तव में मारे गए गुलफाम के नाम पर जो तीसरी कसम फिल्म बनी थी, वाकई में वह तो हिंदी सिनेमा का एक मील का पत्थर तो साबित हुआ ही। तीसरी कसम लगा कि तीसरी कसम के लिए वहीदा रहमान से वो श्रेष्ठ और उपयुक्त दूसरा कोई नायिका हो ही नहीं सकती थी, वहीदा रहमान। तो इन सब चीजों के पहले फणीश्वर नाथ रेणु से संपर्क करके उनकी स्वीकृति ले ली गई तथा उन्हें मुंबई बुला करके और कुछ डायलॉग्स वगैरह अतिरिक्त लिखने का भी जिम्मा उनके ऊपर दिया गया। अब जैसा कि पूर्व में बताया कि हीरो महमूद, लेकिन जब यह बात पता चला, यह बात मालूम हुई राज कपूर को, राज कपूर के घर में ही, जब इनके मित्र मुकेश, ये शंकर जयकिशन संगीतकार, खुद शैलेंद्र, ये सभी बैठे हुए थे, तो चर्चा चली कि ये फिल्म बना रहे हैं। तो राज कपूर ने कहा कि अरे भाई तुम फिल्म बना रहे हो तो फिर हीरो कौन है? तो हीरो तो महमूद को ले रहे हैं। तो बोला क्या आवश्यकता लेने के लिए है, मैं हूं ना, और मैं बिना एक पैसे लिए अपने मित्र शैलेंद्र के फिल्म में काम करूंगा। और उन्होंने शगुन पर केवल 1 रुपया लिया। इसी तरह से शंकर जयकिशन का साथ मिला, गीतकार हसरत जयपुरी का साथ मिला, और शैलेंद्र तो खुद ही गीतकार थे ही, और उनका मिजाज, और इन सबों ने मिलकर फिल्म पर काम करने की योजना बनाई। फिल्म बनी, और ये चूंकि आंचलिक कथा थी, आंचलिक कहानी थी, इसमें कहानी ये एक ऐसे गाड़ीवान की है जिसका नाम हीरामन है, लेकिन गांव का हीरामन बैलगाड़ी, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर होने वाले थे ये वासु चटर्जी, उनको इतराज हो गया राज कपूर के नायक के चुने जाने पर। अब मुश्किल, वासु चटर्जी को 2 बातों पर इतराज था। वासु चटर्जी भी पैसा नहीं लेने वाले थे, वे भी चाह रहे थे कि ये फिल्म बने, मित्र थे इनके शैलेंद्र के, लेकिन उनका कहना था कि राज कपूर एक अभिजात्य वर्ग के ऊंचे और श्रेष्ठ व्यक्ति लगते हैं, व्यक्ति हैं भी, उनका व्यक्तित्व तो वैसा है, बिल्कुल गोरा, नीली आंखें, भूरी आंखें, वो गांव के परिवेश में एक गाड़ीवान हीरामन के भूमिका में कैसे खप सकते हैं? इसके लिए तो कोई रपटप ही चाहिए। ये चिंता का विषय हो गया। दूसरी चिंता की यह बात थी कि चूंकि राज कपूर स्वयं बहुत बड़े डायरेक्टर भी थे, कलाकार भी थे, और बासु चटर्जी तो अभी किसी फिल्म को डायरेक्शन भी नहीं दिया था, वो सहायक निर्देशक थे। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे डायरेक्ट कर सकूंगा। तो उनकी समस्या को राज कपूर ने उनसे मिलकर के दूर कर दी कि इस फिल्म में सभी कुछ आप रहेंगे, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, ये मित्र हैं मेरे, इसलिए मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करूंगा, और यदि कुछ कहूंगा भी तो आपको समझ में आएगा, आपको पसंद आएगा तो आप उसमें स्वीकार करिए। तो हीरामन बैलगाड़ी, वास्तव में कहानी यही है कि हीरामन बैलगाड़ी
बाप के घर में उनकी भाभी है, भाई है। हीरामन का बहुत पूर्व शादी हुआ था बचपन में, वो गुजर गई थी और तब से वह केवल अपने भाई और भौजाई के लिए गाड़ी वानी का काम कर पैसा कमाता था। एक बार उसने वो ब्लैक किस्म का जो सामान नहीं लादना चाहिए था नेपाल से लेकर के, वो सामान लेकर के आया था। पुलिस पकड़ ली थी, बड़ी मुश्किल से बचा था। तो उसने कसम खाई थी कि मैं ऐसे गंदे सामानों को, 2 नंबर के सामानों को हीरामन कभी नहीं अपने गाड़ी पर ला देगा। बहुत ही अच्छी कहानी है। तीसरी कसम कभी भी देखिए। दूसरी गलती हो गई क्या, वो पूर्णिया से बांस का टुकड़ा, बांस लाद करके फारबिसगंज आ रहा था। और बांस होता क्या है कि जितना आगे है उतना बैलगाड़ी के पीछे है। तो वैसे ही चलते चलते बैलगाड़ी जब शहर के आसपास में आया तो आगे एक तांगा जा रहा था। तो तांगा में आगे जो निकला हुआ छोर है, वो ऐसा हुआ बैल को रोकते रोकते एक नया बैल था, वो थोड़ा आगे बढ़ गया और आगे आके पीछे हटा। तो वो तांगे का जो ऊपर का छप्पर होता है, खोपड़ा, वो पूरा उठा के टंग कर दिया। बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई। गाड़ीवान परेशान, पुलिस ने पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से उनसे मुक्त हुए। तो वो दूसरा कसम ये खाया, दूसरी कसम यह थी कि अब आगे से कभी बांस न ला देंगे। तो बांस और गलत सामानों को छोड़ करके वो अन्य अन्य सामानें ढोया करता था। लेकिन आखिर में उसने, जहां से फिल्म कई कथा की मूल आत्मा बसती है, कि फारबिसगंज के दूर एक गांव में बहुत बड़ा मेला वर्ष में एक बार लगता है, जहां पर झूला, अन्य प्रकार के खेल खिलौने, सर्कस और नौटंकी कंपनी भी आती है। तो कानपुर की नौटंकी कंपनी आई थी। मोहन नाम करके कोई नौटंकी कंपनी था, मथुरा मोहन नाम था, मथुरा मोहन थिएटर कंपनी। और ये जब आया तो उसमें से एक बाई जी उतरी, जिसको गांव में उधर पतुरिया कहते थे, नाचने वाली, और उसकी सवारी हीरामन को। और हीरामन बहुत अच्छा पर्दे वाला बनाया हुआ था बैलगाड़ी, उसमें वो बैठी और उसको 3 दिन की यात्रा के बीच में जो अनुभूति किया हुआ और मेले में रह करके, साथ साथ रह करके जो इन दोनों के बीच में संबंध हुआ, बहुत ही सूक्ष्म है। इस प्रेम कथा की अभिव्यक्ति इतनी बारीक हो सकती है कि आप जितना अध्ययन करो, जितना पढ़ो, पिक्चर को जितनी बार देखो और जितनी गहराई से देखो, उतना आनंद आएगा। और आखिर में जब मेला समाप्त होता है, थिएटर कंपनी एक एक करके वो अपना सामान ले जाता है। मेला कुछ दिन और रहना है, लेकिन उसका जो हीराबाई आई थी, उसका प्रोग्राम समाप्त होता है 3 दिन के बाद। वो जाना चाहती है तो उसको ये ले जाता है, स्टेशन पर ले जा करके छोड़ता है और ट्रेन चली जाती है। वो आखिरी डब्बा तक देखता रहता है। हीरामन खड़ा खड़ा वापस आता है, आंखों में आंसू है हीरामन के। बैलगाड़ी है, बैलों को पुचकारता है, बैलों को दुलारता है और बोलता है कहाँ जाएं, अब उस मेले में क्या रखा हुआ है। वो उजड़ मेला, जबकि मेला अपनी जवानी पर थी, सारा कुछ था, लेकिन एक हीराबाई नहीं थी। हीराबाई वापस चली गई थी, थिएटर वैसे ही था, लेकिन उसको लगा कि सारे पत्ते पेड़ से उजड़ गए, ठूठ है, और वहां से वो घर चलाता है, मेला नहीं जाता है। अपने साथी गाड़ीवान से कहता है कि तुम लोग का कोई संवाद हो तो बोलो, मैं घर में पहुंचा दूंगा। और उसके बाद प्लेटफॉर्म से नीचे आकर के अपने गाड़ी के पर सवार होकर के तीसरी कसम खाता है कि अब से कभी किसी थिएटर कंपनी की बाई को नहीं, ये केवल खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे है, फिर कभी क्या होने वाला है ऐसा बाई। अब कभी भी मैं किसी बाई को अपनी गाड़ी पर नहीं बैठाऊंगा। इस प्रकार हीरामन एक दर्द लेकर अपने गांव वापस आता है। लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई, उसके पूर्व में इसके निर्माता शैलेंद्र को हृदयाघात से मृत्यु हो गई। ये बहुत ही सफल फिल्म हुई, कई पुरस्कार जीता, सफल रही फिल्म, कोई नहीं कह सकता है असफल। लेकिन लोग समीक्षक कहते हैं कि वो अपार सफलता, बॉक्स ऑफिस पर काफी पैसे नहीं बटोर पाने के कारण शोक से उनका हृदयाघात हुआ और शैलेंद्र मर गए।
43-44 वर्ष का होंगे शैलेंद्र, परंतु नहीं, उनकी मृत्यु अभाव और शोक से नहीं हुआ। उनकी वो बीमारी थी और अनायास वो हार्ट अटैक आया, वो मर गए। ये खंडन करते हैं उनके पुत्र दिनेश शंकर। उनका कहना है कि ऐसी कोई कमी नहीं थी, कोई अभाव नहीं था, वह एक सामान्य हार्ट अटैक था। तो इस प्रकार से सिनेमा, साहित्य और समाज का कितना अच्छा समन्वित स्वरूप है, ये जिसको समाज ने स्वीकार करना चाहिए आज भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब के सिनेमा को तो मैं समाज से जुड़ता हुआ देखता नहीं हूँ, यह जब की बात थी तब की। अब क्या है वो आपके ऊपर है, लेकिन अभी भी पुराने जितने फिल्म हैं वो जो उनके सरोकार समाज से रहे हैं, और बाद में अमिताभ बच्चन के फिल्मों ने समाज के ऊपर प्रभाव डाला है, जो अच्छा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो समझने की अलग विषय है। तो आज लेता हूं मैं विदा, कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया, तो ही बातों में कार्यक्रम, उसके अंदर ये सेगमेंट्स आज का समाप्त होता है। आशा है आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आइकन घंटी बजाएंगे और अपना समर्थन देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।